हाँ बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें आपको आवाज़ आ रही है। क्लियर आवाज़ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी बेटा, अ, आज हम डबल क्लास करेंगे। उसकी वजह ये है, एक क्लास अभी होगी, एक 3:30 के टाइम पे भी होगी। उसकी वजह ये है कि हमारा काम थोड़ा सिलेबस लेट था। संडे ऑन करना चाह रहा था पहले मैं, फिर मैंने कहा संडे छोड़ के हम आज डबल कर लेते हैं, ताकि कल आपके पास पूरा वीकेंड हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज हमने कैटेगरी 3 स्टार्ट करनी है। जो हमारा क्विज का क्वेश्चन है वो हम सेकंड हाफ में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जो मिड टर्म का 8वां सवाल था, वो हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हम अपना जो रनिंग टॉपिक है उसमें जो एरिया है फ्रेश वो करते हैं। जी बेटा, तो आपने उम्मीद है एग्जाम्पल्स की होंगी, किसी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो कैटेगरी 1 में या कैटेगरी 2 में, या कोई भी क्वेश्चन दिया हो, मसला मसाइल हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, अगर आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप मैसेज पे भी पूछ सकते हैं और माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अगर माइक ऑन करना है तो बताएं, फिर मैं माइक ऑन कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ, फिर आप उस पर सवाल पूछ लें जो किसी ने। सर एग्जाम्पल के सॉल्यूशन नहीं, वो नहीं है, वो आप लोगों ने करके बताने हैं। तो जब आप मेरे पास फिजिकल क्लास में आए तो मुझे चेक करवा दें, वो इंडिविजुअली हैं। जो बच्चा जो एग्जाम्पल कर ले, मतलब कुछ बच्चों ने किए हैं और सही भी हैं, तो अब वो व्हाट्सएप पे तो मैं जवाब नहीं दे सकता कि आपकी इसमें क्या गलती है। तो आप वो एग्जाम्पल एक दफ़ा सॉल्व कर ले सारी, अभी भी आज का भी देना है, कल का भी देना है। मंडे वाले दिन क्लास में चेक होंगे ये एग्जाम्पल। क्लास का मतलब है पहले कमांडो एक्शन होगा, तो कमांडो एक्शन पे जिन्हें तो हमने क्लास से निकाल देना है वो तो निकल जाएंगे, सुथरे बच्चे। तो वो सुथरे बच्चे जब निकल जाएंगे तो फिर रह जाएंगे मेरी तरह के कमजोर बच्चे। फिर हम उन कमजोर बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, 6 से 7 सवालों के सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएंगे। वो जो क्या नाम है, आपके ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है ना, इनके जो हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है। हाँ जी फलक सर, आप क्लास में सारी डिस्कशन करेंगे? हाँ बेटा, सारी डिस्कशन से क्या मुराद है? अब आप कहें सारे सॉल्व करें, सॉल्व नहीं करूंगा। आप मुझे प्रॉब्लम पूछते जाएंगे, आपकी किसी की एक कॉपी पकड़ के मैं कॉस्ट पर यूनिट टैली कर दूंगा। अगर कॉस्ट पर यूनिट टैली नहीं हो रही होगी, किसी सवाल में प्रॉब्लम होगी, तो हम वो फिर व्हाइट बोर्ड पे या उस पे लैपटॉप पे कर देंगे सॉल्व।
सारे नहीं करेंगे, सारे मतलब अब आपके एक एक लिख के करूंगा वो टाइम ही नहीं है। ये तो आपकी प्रैक्टिस है ना। हाँ ये है कि किसी एक की कॉपी पकड़ के मैं टैली कर दूंगा, जिसको लगता है कि सर मुझे लगता है मेरे ठीक है, सिवाय ये एक एग्जाम्पल के। तो जिस एग्जाम्पल में मेजोरिटी का मसला होगा वो हम क्लास में बता देंगे। तो आज आप लोग ग्रुप में आपस में भी तो डिस्कशन किया करें ना। ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप आपस में एक दूसरे के साथ सॉल्यूशन शेयर करके अपनी प्रॉब्लम पूछें कि जी ये किसी ने किया हो, किसी ने जिसने किया वो बता दे, लॉजिक भी बता दे। जहाँ आप गलत बताएंगे मैं साथ बता दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लोग सिवाय क्लास के क्लास होनी है कि नहीं होनी, सिर्फ ये पूछते हैं। अब टाइम आ गया, अब आखिरी मंथ चलने लग पड़े हैं, तो अब आपको ग्रुप में एक्टिव होना है। ग्रुप में एक्टिव होना है ना। ग्रुप में एक्टिव होने का मतलब जिसने सवाल कर लिए उसे उसके डाउनलोड करके चेक करो। अब कई बच्चों ने व्हाट्सएप में शेयर किए हैं और उन्होंने किए हैं और उनके सही भी हैं। तो आप उनके सोल्यूशन देखें, फिर उससे पूछें कि भाई ये मैंने आपका सोल्यूशन देखा है, मुझे इसमें ये मसला नजर आ रहा है, आपने ये ऐसा क्यों किया है। वो सही आपको जवाब देगा। बंदा गलत होगा तो वो मान लेगा हाँ मुझे लगता है कि मुझे मुझे भी डाउट है। जी फलक का क्वेश्चन है, सर अगर प्रोसेस वन में दिया हो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स, तो सेकंड प्रोसेस में भी वही यूनिट्स लेंगे। सेकंड प्रोसेस में तो जाते ही कंप्लीट यूनिट है। सेकंड प्रोसेस के अपना क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। पहले का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगले प्रोसेस में नहीं जाना। पहले प्रोसेस से सिर्फ एक ही चीज आगे जानी है, विच इज एक्चुअल आउटपुट। बस बाकी सारा कुछ उधर ही रह जाना है प्रोसेस वन में। प्रोसेस वन से सिर्फ एक फिगर आगे जाती है बेटा, एक फिगर। और वो एक फिगर किस चीज की होती है? एक्चुअल आउटपुट की जाती है, बाकी कोई फिगर आगे नहीं जाती। एक्चुअल आउटपुट ने आगे जाना है सिर्फ। अगर सेकंड प्रोसेस में वर्क इन प्रोसेस के यूनिट नहीं बताए हुए तो इसका मतलब है बच्चे, या वो बैलेंसिंग फिगर निकलेंगे, हो सकता है, या वो शायद हो ही ना क्लोजिंग। बेटा सेकंड प्रोसेस में अगर उसने आपको एबनॉर्मल लॉस बता दिया है, एक्चुअल नॉर्मल लॉस भी पता चल रहा है, एक्चुअल आउटपुट भी पता चल गया, तो हो सकता है कि शायद क्लोजिंग की वो बैलेंसिंग निकलवाना चाह रहा हो, या शायद हो सकता है कि क्लोजिंग हो ही ना। ये कोई फिक्स तो नहीं है कि क्लोजिंग होगी। मेरा ख्याल है उस सवाल में जिसमें आप पूछ रहे हैं वहां क्लोजिंग की शायद बैलेंसिंग फिगर निकलनी हो। अगर लॉसेस पता चल जाएं तो कोई भी बैलेंसिंग फिगर मालूम करने को कह सकता है। आप लोगों ने अभी तक ये याद किया है कि सिर्फ एबनॉर्मल लॉस या गेन बैलेंसिंग होता है। आप अपने आप को रेक्टिफाई कर लें। एबनॉर्मल लॉस गेन अगर दे दिया हो तो कोई भी अदर फिगर भी बैलेंसिंग मालूम करने को दे सकता है। जैसे कल हमने इनपुट मालूम की थी बैलेंसिंग फिगर, यानी व्हेन एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन इज कंफर्म्ड फ्रॉम द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन, तो फिर आपको कोई और चीज बैलेंसिंग दिमाग में रखनी है कि कुछ और बैलेंसिंग होना है थे। हो सकता है कि वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बैलेंसिंग फिगर निकलवाए। लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं कि प्रोसेस वन का क्लोजिंग जो है वही प्रोसेस टू का होगा, तो ये सवाल के साथ जुल्म अजीम है। ये क्वेश्चन का बेड़ा गर्क होने लगा है। सर अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स बताए हुए हैं, ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट सिर्फ प्रोसेस वन में दी है, तो सेकंड प्रोसेस में ना दी हो तो फर्स्ट प्रोसेस से ही पर यूनिट कॉस्ट लेंगे। कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है। माइक ऑन करके पूछ लो बेटे, मुझे सवाल समझ नहीं आया। ये मैं माइक ऑन कर दिए, अब आप माइक ऑन करके पूछ ले। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया बेटा। जी क्वेश्चन पूछें बेटा दोबारा प्लीज।
सर जिस तरह होते हैं सेकंड प्रोसेस में हमें नॉर्मल लॉस के यूनिट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी हुई उनकी, तो तो वो हम दी ही नहीं होगी प्रोसेस कभी, पर। कभी भी नहीं दी होगी, वो तो हमने निकालनी होती है बेटा। कॉस्ट पर यूनिट निकालना हमारी ड्यूटी है अकाउंटेंट की। आगे। सर नॉर्मल नॉर्मल लॉस की पर यूनिट स्क्रैप। हाँ देखा ना, अब आपने सवाल ही गलत पुट किया था। अब आपने सही सवाल पुट किया है कि नॉर्मल लॉस की अगर स्क्रैप ना दियो। माइक ऑफ करें जी। अपना। एडा शोर पीछे की लाया है, पक्का चढ़िया है। अच्छा, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स दिए हुए हैं लेकिन स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई तो डैश डाल देनी है प्रोसेस 2 में। नहीं है तो डैश, ठीक है। और कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए मटेरियल की कॉस्ट में से टोटल मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप 0। प्रोसेस वन वाली चीज प्रोसेस 1 में ही आएगी, 2 में नहीं आएगी। अब प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस के यूनिट जो थे उनकी स्क्रैप दी हुई थी, तो ये वाली स्क्रैप बदोबदी इथे नहीं पुट कर देनी। आप अकाउंटेंट हैं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ बेटा कि प्रोसेस 1 वाली हर चीज चुक के प्रोसेस 2 च पा दो कि डाटा नहीं दिया हुआ तो मेरा दिल चाह रहा था। दिल तो पागल है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हर प्रोसेस का डाटा अपना होता है। सिर्फ एक रकम प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाएगी, बाकी दोनों प्रोसेस दो अलग डिपार्टमेंट्स हैं और किसी डिपार्टमेंट का डाटा दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिक्सअप नहीं करना। आपने सवाल गलत पुट किया था, आपको पूछना चाहिए था स्क्रैप ना दी हो, यही सवाल था आपका। अगर स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस ना दी हो सेकंड प्रोसेस में तो बेटा प्रोसेस 1 वाली नहीं लेनी, आपको वहां डैश डाल देना है बस। सिंपल आंसर। और कोई सवाल? सवाल सही पुट करें, वो गलत सवाल पुट करके मुझे कंफ्यूज ना कर दें। नॉर्मल लॉस को तो कॉस्ट ही असाइन नहीं होती, स्क्रैप वैल्यू पे लेते हैं उसको। जी। और कोई सवाल हो? और कोई सवाल हो? किसी बच्चे का कोई और सवाल हो? मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर दिया था, मेरा ख्याल है 6। वो किया ही नहीं लोगों ने, नहीं तो सवाल लाजमी पूछते। क्वेश्चन नंबर 6 को तो सॉल्व ही नहीं किया बच्चों ने, मेरा ख्याल है। साफ पता लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 जवानों ने सॉल्व नहीं किया, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 किया है सर, हुआ नहीं। हाँ तो पूछे ना, क्या मसला है? मसला पूछे। जी। क्वेश्चन नंबर 6। मैं डेटा रीड कर रहा हूं, आप जरा देखें। जी। कहता है हॉर्नबिल लिमिटेड प्रोड्यूसेस सर्टेन केमिकल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कंपनी के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं। तमाम मटेरियल प्रोसेस ए के बिगिनिंग पर ही ऐड हो जाता है, डिपार्टमेंट ए में ही ऐड हो जाता है सारा मटेरियल। और सब्सिक्वेंटली जो भी चीजें कंप्लीट होती हैं वो डिपार्टमेंट बी में भेज दी जाती हैं। इंग्लिश पढ़नी चाहिए, आप ऊपर से पढ़ेंगे तो आसान होगा।
किसी किस्म का कोई भी लॉस जो डिपार्टमेंट बी में आता है वो नॉर्मल लॉस है और आपने डिपार्टमेंट बी के लिए सॉल्व करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं। अब ये रिपोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज नॉट इन द सिलेबस, तो इसकी जगह प्रोसेस अकाउंट ही मुराद है आपके लिए। पहले ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती थी हमारे सिलेबस में, अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जब भी लिखा हुआ आ जाए किसी सवाल में तो उससे मुराद आपका प्रोसेस अकाउंट ही बनाना है आपने। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट बी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2011 जी। तो आपने डिपार्टमेंट बी का प्रोसेस अकाउंट बनाना है। तो डिपार्टमेंट बी में जो है वो मटेरियल रिसीव्ड, मटेरियल एडेड, लेबर और एफओएच, ये चार चीजें होती हैं और ईपीयू में भी चार कॉलम बनते हैं मैक्सिमम। अब उसने आपको ये डाटा दिया हुआ है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ठीक है नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस की क्रेडिट साइड पे जाएगा, लीटर्स है। यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, तो ये जो यूनिट ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, ये मटेरियल रिसीव्ड है, प्रोसेस की डेबिट साइड पर आएगा। यूनिट्स ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी, हाँ जी, यूनिट्स कंप्लीट करके डिपार्टमेंट सी को दिए हैं, ये एक्चुअल आउटपुट है। ये प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगी, ठीक है। ये आउटपुट है, वो इनपुट है। लेबर प्रोसेस, लेबर कॉस्ट है, ये रुपीज में है, तो ये प्रोसेस की डेबिट साइड पर आ जाएगी कॉस्ट। और फैक्ट्री ओवरहेड ये भी प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में मटेरियल एडेड इन प्रोसेस टू है ही नहीं। मटेरियल एडेड क्यों नहीं है? क्योंकि उसने ऊपर वाली लाइन में लिखा था सारा मटेरियल डिपार्टमेंट ए में ही लग जाता है, डिपार्टमेंट बी में मटेरियल ऐड नहीं किया जाता। अच्छा, मटेरियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ए वर्ड ट्रांसफर्ड, कहते हैं ये जो डिपार्टमेंट ए से आपको मटेरियल रिसीव हो रहा है 55,000 लीटर, उसकी कॉस्ट 1.8 रुपीज है पर लीटर। तो मटेरियल रिसीव की टोटल कॉस्ट हमने लिखनी है। आगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसने आपको दिया है डिपार्टमेंट बी में, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसने आपको जो ये दिया है ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में दिया हुआ है, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, बड़ा सिंपल सा था। प्रोसेस बी अकाउंट बनाना था हमने, मैं बना रहा हूँ आप देख लें। अगर आप में से जिन्होंने किया, ये मैं सिर्फ उनके लिए कर रहा हूँ ताकि उन बच्चों की एम्बिगुइटी दूर हो जाए। जिन्होंने किया नहीं वो तो फिर उनकी मर्जी। बाकी मुझे वो बच्चे प्यारे हैं जिन्होंने किया और वो खपते रहे, तो उन लोगों के लिए ये मैं बना रहा हूँ ताकि वो बच्चे जो हैं वो देख लें कि हमने गलती कहाँ की। हालांकि प्रोसेस बी प्रोसेस ए की डिटो कॉपी ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लीटर्स और रुपीस, लीटर्स और रुपीस। तो अब जब मैं डाटा प्लग इन करूं तो फिर आपको जहां पे कोई एम्बिग्युइटी हो तो वो पूछ लीजिएगा, है। चलिए, मेरा काम है पहले कॉपी करना, तो मैं डेबिट साइड भी कॉपी करूंगा, क्रेडिट साइड भी कॉपी करूंगा। बाद में ईपीयू बनाऊंगा। तो प्रोसेस बी जो होता है उसमें सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस ए या डिपार्टमेंट ए। उसके बाद कॉस्ट एडेड की हेडिंग देते हैं, वो आपकी मर्जी है, देना चाहे दे दे ना दें। तो मटेरियल एडेड इन डिपार्टमेंट बी वो नहीं है, इस क्वेश्चन में डैश डाल रहा हूँ। अच्छा, लेबर है और एफओएच है, तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं टाइम बचाने के लिए, आप अलहदा अलहदा भी लिख सकते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट, हाँ जी। तो ये 55,000 लीटर लिखा होगा आप लोगों ने, हमें 55,000 लीटर रिसीव हुआ है और 1 लीटर 1.8 का था,
तो जरा इसको मल्टीप्लाई करें तो इसमें तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए। मटेरियल एडिड आता है लेकिन वो इस सवाल में नहीं है, क्वेश्चन के मुताबिक चल रहे हैं हम। जी, मटेरियल एडिड की समझ आ गई है क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर इंग्लिश में ये लिखा हुआ था कि सारा मटेरियल डिपार्टमेंट ए में ही ऐड हो जाता है, बी में ऐड करने की जरूरत ही नहीं रहती। इसीलिए डिपार्टमेंट बी में मटेरियल एडिड नहीं है कोई भी फर्दर। आगे लेबर एफओएच को मैं जरा टाइम बचाने के लिए इकट्ठा लिख रहा हूँ। तो लेबर कॉस्ट थी 27,520, अलहदा भी लिख सकते हैं, जमा एफओएच कितने हैं 15,480। टोटल बताना बच्चों जरा क्या आता है जिन्होंने किया है, इकट्ठा लिख सकते हैं 43,000। अब इस क्वेश्चन में सारा लॉस उसने क्या नॉर्मल ट्रीट करना है, अब नॉर्मल लॉस है ही नहीं। इसका टोटल कीजिएगा तो 1,42,000। सारा लॉस उसने क्या नॉर्मल लॉस ट्रीट करना है। वो नहीं पता मुझे अभी, स्क्रैप नहीं है। एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी। एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट सी, मेरा ख्याल है वो आउटपुट दी हुई थी 39,500 लीटर्स। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में थे 10,500 लीटर। अब उसने नॉर्मल लॉस की बैलेंसिंग फिगर निकलवाई है। नॉर्मल लॉस नहीं है इस क्वेश्चन में, उसने कहा सारा लॉस नॉर्मल होगा लेकिन कितने यूनिट्स का होगा वो नहीं बताया था। तो नॉर्मल लॉस की बैलेंसिंग फिगर आनी थी बच्चों। हाँ जी, कितना रिमेनिंग बैलेंस अब देखे ना। उसने आपको क्या करवाया है, उसने आपके रूल्स को थोड़ा बहुत तो आगे पीछे करवाना है ना, कि बच्चा खपता रहे कि एबनॉर्मल की बैलेंसिंग फिगर आती थी। तो मेरा ख्याल है ये 5,000 लीटर का नॉर्मल लॉस आएगा। अब मैंने क्रेडिट साइड को फिल करने के लिए मुझे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स की कैलकुलेशन करूंगा। पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ बाद में पढ़ूंगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स मैक्सिमम इसमें 4 कॉलम होते हैं, मटेरियल रिसीव्ड, एडिड, लेबर और एफओएच। प्रोसेस 2 में टोटल 4 कॉलम होते हैं मैक्सिमम, लेकिन इस सवाल में मटेरियल एडिड तो था ही नहीं, तो ये कॉलम खत्म हो गया। मटेरियल एडिड का कॉलम बनाना इस सवाल में बेवकूफ़ी है, नहीं बनेगा ये कॉलम। उसके बाद मैं लेबर और एफओएच को अलहदा भी बना सकता हूँ लेकिन मैं इकट्ठा बनाना चाह रहा हूँ, तो आप अलहदा भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लीटर्स, पहले मुझे ये बताएं कि क्या ये समझ आ गया कि मटेरियल रिसीव और एडिड के 2 कॉलम अलहदा बनने हैं। अगर वो मर्ज करके बनाना चाहे तो मर्ज करके भी बन सकते हैं, यहाँ मटेरियल एडिड का कॉलम नहीं बनेगा। अब क्रेडिट साइड से क्या क्या आएगा,
एक्चुअल आउटपुट, क्लोजिंग, तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल लॉस ने तो नहीं आना होता एपीयू में। नॉर्मल लॉस ने तो एपीयू में नहीं आना होता, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा आगे चलते हैं जरा। तो एक्चुअल, अब अच्छा अब इसको पढ़ते कैसे हैं। ये जो 39,500 यूनिट्स इस वक्त आउटपुट बने हुए हैं, इनके ऊपर मटेरियल रिसीव पूरा लग के आया प्रोसेस ए से। प्रोसेस ए से तो हर चीज पूरी लग के आती है, प्रोसेस ए से जो भी चीज आई है वो मटेरियल रिसीव पूरा लग के आया है। तो एक्चुअल आउटपुट वाले इस कॉलम में कभी भी 100% से कम नहीं आना, इसमें हर चीज 100% होगी। तो जो आपके ये 39,500 यूनिट्स हैं, इन पे पूरा मटेरियल रिसीव लग के आया और इनके ऊपर कन्वर्जन भी पूरी लग चुकी। या चलो अभी देखते हैं, बाद में पढ़ते हैं, वो मैंने पढ़ा नहीं। 39,500 यूनिट पे मटेरियल रिसीव पूरा लगा हुआ है, और ये जो 10,500 क्लोजिंग है, इनके ऊपर भी मटेरियल रिसीव पूरा लग के आया था। यानी जो आपके तो 10,500 यूनिट क्लोजिंग में पड़े हैं, ये प्रोसेस 2 के हिसाब से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। प्रोसेस 1 ने जब इनको बना के भेजा था, तो प्रोसेस 1 से ये मुकम्मल होकर आए थे। इस कॉलम में हर चीज 100% होगी, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि 39,500 यूनिट्स पे मटेरियल रिसीव 100% लगा हुआ है, क्योंकि लग के आया पीछे से। और ये जो 10,500 यूनिट्स हैं, इन पे भी मटेरियल रिसीव पूरा लगा है, ये कभी आधा लग ही नहीं सकता। अगर आधा लगा हो तो ये तो रिसीव ही ना हुए हो। जी अजान हो रही है, मैं फिर शुरू करता हूँ, 1 मिनट ठहर जाए जरा। अभी ये वाला मैंने पढ़ना है, ये उसने पता नहीं क्या खिचड़ी से पकाई है। वैसे ये सवाल बीकॉम की किताब में से है। ये बात बच्चों को समझ नहीं आती। अजान मुकम्मल होने के बाद अब हमने ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ना, उसके मुतालिक उसने दिया हुआ है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा। उसने कहा है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस एज टू कॉस्ट ओरिजिनेटिंग इन डिपार्टमेंट बी। कहता है जो जो कॉस्ट डिपार्टमेंट बी में ओरिजिनेट हो रही है, जो जो कॉस्ट डिपार्टमेंट बी में आ रही है, ए से रिसीव हुई हुई नहीं, बी से रिसीव हुई हुई कॉस्ट, या बी में जो कॉस्ट है वो ये ए की है। क्या बात समझ आ रही है। कहता है द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस एज टू कॉस्ट ओरिजिनेटिंग इन डिपार्टमेंट बी वर एज फॉलोज। तो उसने कहा है जो डिपार्टमेंट बी में कॉस्ट अकर हो रही है, ये उसका सबका कंप्लीशन रेट है। अब डिपार्टमेंट बी में जो कॉस्ट ओरिजिनेट होती है वो दो है, मटेरियल एडेड, लेबर एफओएच। अब मैंने मटेरियल एडेड तो था नहीं, लेबर एफओएच को कंबाइन कर लिया, तो एक्चुअली ये कंप्लीशन रेट कन्वर्जन के लिए है। ये जो कंप्लीशन रेट है ये किस कॉस्ट के लिए है, कन्वर्जन कॉस्ट इन डिपार्टमेंट बी। इस मटेरियल रिसीव के लिए नहीं है ये कन्वर्जन कॉस्ट के लिए है। यानी इस कॉलम के लिए वो बता रहा है कंप्लीशन रेट। मटेरियल एडिड तो था नहीं, तो यहाँ तो ये 39,500 पूरा आ जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं। मसला यहाँ का है, वो कहता है ये जो परसेंटेजेस मैं दे रहा हूं ना, ये डिपार्टमेंट बी में जो भी कॉस्ट क्रिएट हो रही है, ऐड हो रही है, ओरिजिनेटिंग का मतलब कॉस्ट एडेड इन डिपार्टमेंट बी, उसके लिए है। क्या आपको ये बात समझ आ गई है कि ये जो कंप्लीशन रेट दिए हुए हैं, ये डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट के लिए दिए हुए हैं, ए से मिलने वाली कॉस्ट के लिए नहीं है, और वो होंगे भी नहीं कभी। क्योंकि ये पिछले डिपार्टमेंट से जो भी रिसीव हुआ है वो 100% कंप्लीट होके रिसीव हुआ है,
विद रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट ए। हाँ, डिपार्टमेंट बी में जो कॉस्ट ओरिजिनेट हो रही है, ऐड हो रही है, उसके हिसाब से कंप्लीशन रेट दिए हुए हैं। अब वो भी उसने क्या किया है, उसने कहा है कि आपके सारे यूनिट्स का कंप्लीशन रेट एक नहीं है, 10,500 टोटल यूनिट्स हैं, उनमें से 50% यूनिट यानी आधे यूनिट जो है वो 40% कंप्लीट है। इस 10,500 में से जो 20% यूनिट्स हैं, यानी ये यूनिट्स का ब्रेकअप है, उसने किया ये है कि तमाम यूनिट्स का एक कंप्लीशन रेट नहीं दिया, मल्टीपल कंप्लीशन रेट दे दिए हैं फॉर डिफरेंट यूनिट्स। इसी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के आपको 3 टुकड़े स्लाइस करने पड़ेंगे और हर स्लाइस का कंप्लीशन रेट अलग-अलग है। वो सीधा सीधा भी लिख सकता था कि जो 10,500 यूनिट है उनका कंप्लीशन रेट है 30%, फिर तो सिंपल था। अब उसने किया ये है कि 10,500 में से कुछ यूनिट्स का कंप्लीशन रेट 40% है, कुछ यूनिट्स का 30% है और कुछ यूनिट्स का कंप्लीशन रेट 24.5% है। तो अब आपको हर डिफरेंट कंप्लीशन रेट को एकोमोडेट करना है। तो मैं उसको यहाँ पे खिचड़ी नहीं पकाता, मैं नीचे अलहदा से वर्किंग कर लेता हूँ। ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, इसके कन्वर्जन के लिए। हमारे टोटल क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 10,500 यूनिट्स हैं। मैंने 10,500 के ऊपर कंप्लीशन रेट लगाना था, लेकिन अब मैं मजबूर हूं इसको 3 हिस्सों में तोड़ने पे। पहले ये 10,500 यूनिट्स का ब्रेकअप करें। 50% यूनिट्स, इंग्लिश पढ़े ना, 50% यूनिट्स, 20% यूनिट्स और 30% यूनिट्स। तो पहले यूनिट्स का ब्रेकअप करें। ये ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं, ये ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ आई है कि इस टोटल का कंप्लीशन रेट नहीं दिया हुआ। क्लोजिंग के जो तमाम यूनिट्स हैं वो सब एक जितने कंप्लीट नहीं है असल में। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं 10,500 कुर्सी हैं, तो सारी कुर्सियां एक जितनी कंप्लीट नहीं है। कुछ कुर्सियां 30% कंप्लीट है, कुछ 24.5% कंप्लीट है। तो इसीलिए मुझे ये यूनिट्स को पहले ब्रेकअप करना पड़ेगा। तो अब वो ब्रेकअप करके आते हैं 5250 यूनिट्स, ट्वेंटी 100 यूनिट्स और 3150। तो यानी अब मैं पता क्या है, यहाँ पे 3 दफा लिखने पे पाबंद हूँ। 3 दफा लिखूंगा लेकिन वो टाइम जाया होगा। हमने कंप्लीटेड पोर्शन लिखना है, तो ये कितने परसेंट कंप्लीट थे, आगे कंप्लीशन रेट दिया हुआ है 40% कंप्लीट। तो 5,250 का 40% कर ले, तीस परसेंट कंप्लीट कंप्लीशन रेट। तो इन यूनिट्स का कंप्लीटेड पोर्शन निकालते जाए। प्लस 3,150 यूनिट्स 24.5% कंप्लीट है। मेरा ख्याल है ये। अब बेटा जब आप इन सबको जमा करेंगे तो ये आपके कंप्लीटेड यूनिट्स क्लोज, ये क्या आ जाएंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कंप्लीटेड यूनिट्स जो ईपीयू में लिखने के काबिल है, कन्वर्जन जो भी आता है।
3501, तो मैं यूनिट पॉइंट्स में तो नहीं होते, तो मैं राउंड करके लिख लेता हूँ। और ये 3502 यूनिट्स लेके चल रहे हैं। अब हमें पता है कि ये जो ईपीयू होता है इसमें कंप्लीटेड पोर्शन आता है, बल्कि मैं आइंदा से यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कंप्लीटेड यूनिट्स। तो 10,500 यूनिट पे मटेरियल रिसीव तो पूरा लग के आया था। जो डिपार्टमेंट बी में कन्वर्जन ऐड की गई है वो डिफरेंट यूनिट्स पे डिफरेंट तरह की ऐड थी। तो मैंने जब उन सब की एवरेज करके ये इस तरह यूनिट्स निकाले तो कंप्लीटेड यूनिट्स बने 3502 लीटर्स। तो राउंड कर ले इसको 3502। अब ये 50,000 यूनिट्स आ जाएंगे और ये लीटर्स या यूनिट्स। बस अब आपके इसके बाद सिंपल को इतना मसला नहीं है। तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का कंप्लीटेड पोर्शन निकल आया। अच्छा, अब हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली होती है। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप नहीं बताई हुई तो कोई मसला नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसलिए नहीं बताई हुई क्योंकि वो मटेरियल एडिड में से माइनस होती है। अब है डैश डाल दिया ना, तो नहीं है तो दफा करें। तो 99,000 ये पूरा लिखना होता है मटेरियल रिसीव। स्क्रैप को मटेरियल एडिड में से माइनस करते हैं। वैसे तो इसमें से भी कर सकते थे अगर होती तो। जी, तो ये तकरीबन 1 रुपी आ जाती है। 2.98। 2.98। हाँ जी, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू भी नहीं बताई हुई तो बेटा जब कोई चीज नहीं बताई हो तो उसको इस्तेमाल कहाँ से बदोबदी करो लेके जानी है कुड़िए या मुंडिया जो भी है। जब कोई डेटा नहीं दिया हुआ तो उसके पीछे चिपक नहीं जाना। आप क्यों इस चीज के ऊपर फिक्स हैं कि जो सर ने बोल दिया है वो हरफे आखिर है। डेटे पे डिपेंड करते हैं बेटा, डेटे पे आप अपने आप को मेच्योर कर लो, बड़े हो जाओ अब। डेटे पे डिपेंड करता है, डेटा है तो ठीक है, डेटा नहीं है तो फिर घरों लेके जाना है, अम्मी को लेके जाना है डेटा। दसो कि अब्बू को पैक कराना है। बेटा जो डेटा नहीं है उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मैंने समझ नहीं आती। तुसी इथों तिकर पहुंच किवें गए अकाउंटिंग च। हाँ, डेटा हो तो बात करें, अगर डेटा नहीं है फिर नहीं दी हुई तो नहीं दी थी तो नहीं दी थी, ना करो कुछ है। अब एक फैमिली है जो मेहंदी की रस्म करती है और दूसरी फैमिली है वो मेहंदी की रस्म नहीं करती, तो आप कह ले जो ब्याह ही नहीं होया, जिन्हें मेहंदी नहीं की थी ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਟੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ है निकाह ਦੇ ਨਾਲ, बस निकाह के अलावा जो है ये सब खुराफात है। या आप वलीमा जरूरी है वैसे, हाँ, निकाह मस्जिद में और वलीमा बस, बाकी ये मेहंदी माइयों ਇਹ सब ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, सब फारग है काम। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਈਓ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸਹੀ नहीं हुआ है। हाँ, हाँ, वो आपके आप ड्रामे फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं।
दीन तो पढ़ा कोई नहीं, तो फिर वो ऐसे ही लगता है कि शायद मेहंदी भी हमारे इस्लाम में है, मेरे समेत है, मैं खुद को भी शामिल करता हूँ कि हमने दीन तो पढ़ा कोई नहीं, तो फिर हमें जो लगता है ड्रामों में फिल्मों में दिखाया जा रहा है वही सब कुछ है। अच्छा चलो दफा करो, आगे चलते हैं। आप अपनी जगह सच्चे हैं। तो बेटा समरी ये है कि जिधर डेटा दिया हो ले ले, जिधर डेटा ना दिया हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सवाल सौखा है। सौखे सवाल चो ही कीड़े कढ़ी जाने ने, ते फिर ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਚ जाके की करांगे। अब आप इसकी क्रेडिट साइड को फिल कर लें। है जी। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ बेटा, सिंपल इज दैट। बल्कि सौखा है, जिंदगी आसान हो गई। हाँ अगर स्क्रैप होता तो वो मटेरियल एडिड में से माइनस होता है, लेकिन यहाँ नहीं था, तो मटेरियल रिसीव में से भी माइनस कर सकते हैं। अपने आप को बी फ्लेक्सिबल टू मॉडिफाई द रूल अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज बी फ्लेक्सिबल। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा जी। 3502 जमा 24,292। हाँ जी चेक करें, मेरा ख्याल है शायद ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये आ रहा है 002, कुछ नहीं होता, 14002। वो ये हमने इसको राउंड किया है ना, 3501.7 ले लेते तो सही आ जाता, कोई मसला नहीं। ले जी ये मुकम्मल हो गया सवाल। तो ये आपको दिया था घर से करने के लिए, जो सवाल आपको दे दिया जाए वो दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल बन जाता है, क्योंकि आप सवाल के साथ वो सलूक करते हैं जो विलन के साथ इंडियन मूवी में हीरो करता है। आ जाए जी आगे। आज हमने कैटेगरी 3 स्टार्ट करनी है। कैटेगरी 3 जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस दफा इंपॉर्टेंट भी है। तो कैटेगरी 3 है प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड closing work in process as well as opening work in process। जी प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। जब भी क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों आ जाए तो हमारे पास दो तरीके हैं, या एवरेज कॉस्टिंग से डील कर ले या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से डील कर ले, कि ओपनिंग वाले पहले कंप्लीट होंगे या ओपनिंग वाले और नए वाले यूनिट को मिला के कंप्लीट करना है। ठीक है तो सुन ले, एपको में एजम्पशन है, एपको मेथड एज्यूम करता है, एवरेज कॉस्टिंग मेथड एज्यूम करता है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर छोटा सा टी अकाउंट बनाता हूँ, अगर कि मिसाल के तौर पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में 2000 यूनिट्स थे, इस दफा जो इनपुट की है करंट मंथ में
इनपुट ऑफ करंट मंथ वो 10,000 की है, और अगर एक्चुअल आउटपुट जो है वो 7,000 है, तो आपने ये नहीं कहना कि ये जो 7,000 है ये इस 2,000 में से भी है, नहीं, आपने कहना है 12,000 में से 7,000 कंप्लीट हुए हैं बस। ओपनिंग वाले पहले कंप्लीट हुए हैं या इसमें से हुए हैं, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ये जो एक्चुअल आउटपुट है ये 12,000 में से काउंट होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक्चुअल आउटपुट का मसला है। एक्चुअल आउटपुट किसमें से कंप्लीट काउंट करेंगे? अगर आप एक्चुअल आउटपुट को काउंट करते हुए इन दोनों को अलग-अलग देखेंगे तो गलत है। आपने 12,000 को काउंट करना है कि ये 12 में से कंप्लीट हुए हैं। तो फाइफो मेथड क्या कर, ओ सॉरी, एवरेज कॉस्टिंग मेथड क्या करता है, पुराने यूनिट जो पहले से वर्क इन प्रोसेस में और जो नए यूनिट शुरू किए इन दोनों को मर्ज कर देता है और इनकी कॉस्ट को भी मर्ज कर देता है। तो रूल क्या है, एफको मेथड में यूनिट्स एंड कॉस्ट आर मर्ज्ड। इसमें जितने भी ओपनिंग के यूनिट्स हैं या न्यू यूनिट्स हैं, उनके यूनिट्स और उनकी कॉस्ट मर्ज कर दी जाती है। मर्ज करके चलना है, जहां मर्जिंग नहीं भी आपने मर्ज करना है। मसलन कई जगह कॉस्ट मर्ज नहीं हुई होगी तो आपने ओपनिंग की कॉस्ट और करंट कॉस्ट को मर्ज कर देना है। मर्ज का मतलब है टोटल कर लेना है। फाइफो मेथड क्या करता है, इसके मद्दे मुकाबिल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वो मेथड ये कहता है जी कि अगर ओपनिंग में 2,000 यूनिट्स हैं और नई इनपुट आपकी जो करंट मंथ की है वो 10,000 यूनिट्स है, और एक्चुअल आउटपुट अगर 7,000 है, एक्चुअल आउटपुट अगर 7,000 है तो आपने 7,000 ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना। आपने एक्चुअल आउटपुट को डिस्प्ले भी ऐसे करना है कि ओपनिंग में से 2,000 कंप्लीट हो रहे हैं, पहले ये कंप्लीट होंगे, टोटल 7,000 है। अगर 7,000 कंप्लीट हुए हैं तो 2,000 ओपनिंग वाले कंप्लीट होंगे, और इसमें से कितने कंप्लीट होंगे बताएं मुझे, करंट इनपुट में से कितने कंप्लीट होंगे? अगर टोटल आउटपुट 7,000 की है तो ये बात याद रखिएगा, ओपनिंग वाले जो हैं वो सारे पहले वो कंप्लीट होंगे। फाइफो मेथड इसको सेपरेट लेके चलता है। 2,000 ओपनिंग में से होंगे और 5,000 इनपुट ऑफ करंट मंथ में से कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इसमें से 5,000 कंप्लीट होंगे। तो वो 7,000 को इस तरह शो करते हैं। तो फर्क कहां पे आया? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स और उनकी कॉस्ट, इनपुट यूनिट्स और उनकी कॉस्ट, इन दोनों को आपने सेपरेट रखना है, कीप सेपरेट। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स जो कंप्लीट होंगे और जो इस इनपुट में से कंप्लीट होंगे, इस कॉस्ट को मर्ज नहीं करना। मर्जिंग इज नॉट अलाउड। यूनिट्स को भी मर्ज नहीं करना और कॉस्ट को भी मर्ज नहीं करना। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या लिखा है मैंने, एवको मेथड में यूनिट्स एंड कॉस्ट आर मर्ज्ड। आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, आपने एवको मेथड ये पढ़ा था। ओपनिंग की कॉस्ट, करंट कॉस्ट
नीचे ओपनिंग के यूनिट्स प्लस करंट यूनिट्स। ये आपको असल में ये लेके चल रहा है कि ओपनिंग की कॉस्ट और नई कॉस्ट जमा कर ले, नीचे यूनिट जमा कर ले। फाइफो में ऐसा नहीं होना। फाइफो में ओपनिंग की कॉस्ट को अलहदा रखना है और करंट कॉस्ट को अलहदा रखना है। ये तो फिलहाल मैंने समझाने के लिए बताया है, लेकिन ये फॉर्मूला इतना आसान इधर ऐसे नहीं इस्तेमाल होगा। क्या आपको दोनों मेथड में ये फर्क समझ आ गया? क्या फर्क है जी बताएं, शाबाश। किसी बच्चे को फर्क समझ ना आया हो? एवरेज कॉस्टिंग मेथड में जो आपने आउटपुट काउंट करनी है वो मर्ज यूनिट्स और उनकी कॉस्ट पे काउंट करनी है। और फाइफो मेथड में आपने मर्जिंग नहीं करनी। ओपनिंग की कॉस्ट को और यूनिट को और नए यूनिट और कॉस्ट जो आपने इस दफा नई प्रोडक्शन शुरू की है बेटा, उसको सेपरेट रखना है। मैं फिलहाल आज फाइफो की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ एपको की कराऊंगा, ताकि आपको एक पे पहले ग्रिप हो जाए। सेम सवाल एपको से भी हो सकता है और उसी सवाल को फाइफो से भी किया जा सकता है, क्योंकि डेटा सेम होता है। दोनों तरीकों से पॉसिबल है, वो खुद बताता है कौन सा मेथड फॉलो करना है। ज्यादातर जो है, ज्यादातर फाइफो मेथड के सवाल आए हुए हैं ज्यादातर, और रियल लाइफ में भी ज्यादातर फाइफो ही चलता है। लॉजिकल है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले से प्रोडक्शन प्रोसेस में चीजें हैं वो पहले कंप्लीट होंगी, जो नई प्रोडक्शन इस दफा स्टार्ट की है करंट मंथ में उसमें से बाद में कंप्लीट होंगी। अच्छा, अब एपको मेथड जो है उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो ये मैं प्रोसेस वन अकाउंट बना रहा हूं। प्रोसेस वन अकाउंट, यूनिट्स, रुपीस, सारा एज्यूम डाटा है। आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके साथ ब्रॉड डाउन लिख देते हैं जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ब्रॉड डाउन, यहाँ यूनिट्स लिख दें, यहाँ कॉस्ट टोटल करके लिख ले। मैं जरा अलहदा अलहदा लिखता हूँ। मटेरियल कॉस्ट इन ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, कन्वर्जन कॉस्ट, लेबर एफओ अलहदा भी लिख सकते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स यहाँ पर आएंगे, दिए होंगे। मटेरियल और कन्वर्जन आएगी तो इसका टोटल करके लिख लेंगे। वैसे ज्यादातर बच्चे टोटल ही लिखते हैं, ये ब्रेकअप नहीं लिखते ज्यादातर बच्चे, टाइम नहीं होता। यानी ये यूनिट्स प्रोसेस वन के पिछले महीने से इनकम्प्लीट रह गए थे, इस महीने जो प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उसको कहते हैं इनपुट ऑफ करंट मंथ। करंट ईयर भी हो सकता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख दूं, फॉर एग्जांपल रक में लिख दूं 5,000 यूनिट्स, 15,000 जी। 3,000 मिसाल के तौर पर, 18,000 में यूनिट्स हैं। नए यूनिट्स आपने 15,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट की। नई कन्वर्जन कॉस्ट,
ले जी, टोटल 5,000 पहले से यूनिट प्रोडक्शन प्रोसेस में है, 15,000 नए स्टार्ट किए, टोटल हो गए 20,000। टोटल इनपुट यूनिट 20,000 है। 1,05,000 रुपए। जी, इधर आएगा नॉर्मल लॉस, 10% मिसाल के तौर पर। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन के मुताबिक होता है कि आपको 20,000 का 10% लेना है या आपको इस 15,000 का 10% लेना है। फिलहाल कुछ ना कहे, साइलेंट हो, बिल्कुल साइलेंट हो, बिल्कुल साइलेंट हो, तो मैं इस पे कैलकुलेट करता हूँ इनपुट ऑफ द करंट मंथ पे, क्योंकि ये जो ओपनिंग वाले यूनिट हैं इन पे पिछली दफा लॉस कैलकुलेट हो चुका होता है अगर साइलेंट हो तो नॉर्मल लॉस 10% लूंगा मैं ले रहा हूँ अगर साइलेंट हो तो 15,000 इनपुट ऑफ करंट मंथ का। बाकी ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, आपकी मेहरबानी, ये ध्यान से सवाल के मुताबिक चलता है। 22,50 स्क्रैप है। एक्चुअल आउटपुट है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। हाँ जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 यूनिट्स हैं। एक्चुअल आउटपुट जो है वो 11,000 है, या 14,000 कर ले, 14,000 यूनिट्स। अगर मैं इस 14,000 के टुकड़े लिख दूं, फाइफो नहीं है, ये एफको से कर रहा हूं। अगर मैं एफको से करना चाहता हूं ना, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें से कितने कंप्लीट हुए, इसमें से कितने हुए, नहीं। मैं कहूंगा बस 14,000 कंप्लीट हुए हैं और ये टोटल 20,000 में से कंप्लीट हुए हैं 14,000, ठीक है। तो 14 3 17, 17 और 1 18, 500। मेरा ख्याल है एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का आ जाएगा, बताइए जी, एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का आएगा। 1,500 यूनिट्स का। अच्छा, अब इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखेंगे बल्कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का लफ्ज लिखेंगे, एवरेज। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, जब भी एवको मेथड होगा हम यहाँ पर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे। अच्छा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे वो तो बाद में देखते हैं, पहले मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो क्लोजिंग वाले हैं इन पे 100% मटेरियल लगा हुआ है और 60% कन्वर्जन लगी हुई है, ऐसे ही पहले मुझे ईपीयू बताएं। क्योंकि दो कंप्लीशन रेट दिए हुए हैं, मटेरियल का और कन्वर्जन का, मटेरियल और कन्वर्जन, तो यहाँ पे दो कॉलम बनेंगे। अगर तीन कंप्लीशन रेट दिए होंगे तो आप तीन बना लें। कंप्लीशन रेट दो दिए हुए हैं ना, ले जी।
बताएं मुझे, प्रोसेस अकाउंट की डेबिट साइड को देख के बनाते हैं कि क्रेडिट साइड को देख के? ईपीयू ये बताएं। इक्वलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोसेस की डेबिट साइड को देख के बनाते हैं या क्रेडिट साइड को? ये मैंने पहले भी बताया था। अब जो बच्चे तो डेबिट साइड को देखते हैं वो कंफ्यूज होंगे कि ओपनिंग का क्या करे और इनपुट का क्या करे, हालांकि गलत बात है। हमने देखना क्रेडिट साइड पर है। क्रेडिट साइड में ये 5,000 यूनिट और ये 15 दोनों जमा है, पहले से ही जमा है। तो आपने क्रेडिट साइड से बस ये नॉर्मल लॉस छोड़ देना है, बाकी सब कुछ लेना है जी। तो ईपीयू तो पहले की तरह ही निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस के कंप्लीटेड यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कंप्लीटेड यूनिट्स। हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट वाले यूनिट्स 100% कंप्लीट होंगे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन भी ये 100% ही कंप्लीट होंगे। ये 14,000 यूनिट्स कंप्लीट होंगे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, क्योंकि आउटपुट वाले यूनिट पे तो हर एलिमेंट 100% लगा होता है। अच्छा जी, एबनॉर्मल लॉस वाले यूनिट के मुतालिक कुछ ना बताया हो तो हम एज्यूम करते हैं कि लॉस एंड पे हो रहा है, प्रोसेस के लॉस प्रोसेस के एंड पे हो रहा है, और लॉस वाले यूनिट्स भी विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल कंप्लीट हैं, और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन भी ये कंप्लीट है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस वाले यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से तो 100% कंप्लीट है, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से ये 60% कंप्लीट है। यहां तक तो आप जो भी सोल्यूशन कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो पिछली कैटेगरी की तरह ही चल रहा है। बस ये ओपनिंग डेबिट साइड पे लिख दिया है, बाकी आप कुछ नहीं। तो बेटा ये जमा करें, 14 3 17 18,500। यहां तक कोई मसला मसाइल? जी बेटा, कोई इशू? यहां तक कोई मसले मसाइल? यहां तक कोई मसले मसाइल? हाँ, अब जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि आपको कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखना, यहां चेंज आएगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। अब एवरेज ये निकालने के लिए आपको डेबिट साइड देखनी पड़ती है प्रोसेस की हमेशा। कॉस्ट तो डेबिट साइड से मिलेगी ना। तो अब आप पता है क्या करेंगे, यहां से चेंज आएगा कि मटेरियल की कॉस्ट दो तरह की है, एक ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट है और एक ये करंट कॉस्ट है। तो अब आपने ये करना होता है कि ब्रॉड डाउन कॉस्ट, ब्रॉड डाउन तभी ये एवरेज होगा, मर्ज कर देनी है। ब्रॉड डाउन कॉस्ट कितनी है? ब्रॉड डाउन यहां से ये 15,000 रुपए, ये जमा करंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय ईपीयू। ये फॉर्मूला मटेरियल के लिए लगेगा। कन्वर्जन में भी ऐसे ही है, 3,000 रुपए की ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट, स्क्रैप माइनस नहीं करना, ये है।
जब आपने इसमें ब्रॉड डाउन कॉस्ट ऐड की है ना, यूनिट्स में यूनिट पहले से ही जमा है, कॉस्ट में ब्रॉड डाउन कॉस्ट आपने जमा की है, तो इसको एवरेज कहेंगे। अगर मैं ये ब्रॉड डाउन कॉस्ट को इग्नोर, तो वो फिर फाइफो मेथड की हो रहा होगा, वो गलत हो जाएगा, खिचड़ी सी पक जाएगी। तो अब आपने एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए चेंज ये है बस, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट 15,000 ब्रॉड डाउन, 15,000 की ब्रॉड डाउन कॉस्ट प्लस करंट कॉस्ट 52,500 माइनस स्क्रैप 2250 डिवाइडेड बाय ईपीयू। ये ले जी, बाकी आगे कॉस्ट पर यूनिट के बाद वाला प्रोसेस सेम है जी। ब्रॉड डाउन कॉस्ट है 3,000 प्लस 30,000, ये सारा एज्यूम डाटा है, डिवाइडेड बाय 17,300। ले जी, 15,000 जमा 52,500 2250 3.5270, ये आता है एवरेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसको अब एवरेज कॉस्ट कहेंगे, याद रखिएगा, खाली कॉस्ट नहीं कहना, एवरेज कॉस्ट। जी, एवरेज कॉस्ट जमा करके कितनी आती है? हाँ जी, अब आपने अपनी ये जो प्रोसेस की क्रेडिट साइड होती है, इसको पहले वाले तरीके से ही फिल करना है। जी, कोई बच्चा बता सकता है कि ये 14,000 यूनिट्स की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? जी, 14,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या आएगी? अब नॉर्मल लॉस की एलिमेंट वाइज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये शॉर्टकट लगाऊंगा। फाइव पॉइंट इंटू 14,000 यूनिट्स, इधर भी ऐसे ही है, एलिमेंट वाइज भी निकाल सकते हैं। ओहो सॉरी, 1400, 14,000 नहीं, 1,500 यूनिट्स। और ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट इधर ही मैं नीचे ही निकाल देता हूँ इसके, ये अलग अलग निकलेगी। 3.5270 इंटू 3,000 यूनिट्स प्लस 1 इंटू 1,800 यूनिट्स। ये सेपरेट निकलेगी, वो इकट्ठी निकल आएंगी। जी, तो ये आता है 76083 शायद, 76083 8152।
ये आएगी 14015 मेरा ख्याल है। हाँ जी। तो ये अब आप देख ले, लॉसेस और सब चीजों को एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू किया है। एवरेज क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट और करंट कॉस्ट को मर्ज कर दिया है। मर्ज, यूनिट्स क्यों नहीं मर्ज की है मैंने? बेटा जब आपने ये प्रोसेस की क्रेडिट साइड से डाटा उठाया ना, तो इसमें ये 5000 और ये पहले से खुद ही मर्ज हुए हुए हैं। यूनिट्स पहले को मर्ज करना आपकी ड्यूटी है। ले जी, ये प्रोसेस 1 एफको मेथड से कैसे बनाएंगे, ये बन गया। सिर्फ एक चेंज आया, प्रोसेस की डेबिट साइड पर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिखना है। ये लैदा लैदा लिखना जरूरी नहीं, टोटल 18 भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा चेंज ईपीयू में कोई नहीं आया। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए ब्रॉड डाउन कॉस्ट हर एलिमेंट की, हर एलिमेंट की ऐड करनी है। हर एलिमेंट की ब्रॉड डाउन प्लस करंट, ब्रॉड डाउन प्लस करंट। ले जी, मुकम्मल हो गया बस। बाकी अब दूसरी क्लास में हम मिड टर्म और इसका एक सवाल कर लेंगे। मिड टर्म में जो 8वां सवाल था उस पर बात करनी है। चले। हाँ जी, अभी आप कोई भी सवाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने कुछ पॉइंट्स बताने हैं, उनके बगैर सवाल हल नहीं होने। तो दूसरा लेक्चर मिस नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बतानी है, और वो आपको समझ रिकॉर्डिंग में शायद ही आए, कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैसे निकालेंगे अगर इंस्पेक्शन स्टेज ना दी हो। और अगर इंस्पेक्शन स्टेज दी हो, ये पेपर में लाजमी आता है पॉइंट। चलें, अगली क्लास में करेंगे, मेरी अब अगली क्लास है, आपकी भी है। चलें, वो पॉइंट लाजमी करना है आपने। अगली क्लास 3:30 शुरू होगी।